की घटना है ये। जहरीली गैस की वजह से 2 युवक बेहोश हुए थे। मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है पुलिस। तो खबर देखिए जयपुर से है, जहां पर सेफ्टी टैंक में उतरे 4 लोगों की मौत हो गई है। जहरीली गैस की वजह से मजदूरों की मौत हो गई, 2 लोग बेहोश हो गए और जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया की घटना है ये। अचल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में बने सेफ्टिक टैंक की सफाई करने के लिए मजदूर उतरे थे। हादसे के पीछे मजदूरों को लालच और दबाव में उतारना जो है सामने आ रहा है। सेफ्टिक टैंक 10 फीट गहरा था। आरोप है कि कंपनी ने मजदूरों को अतिरिक्त भुगतान का लालच देकर टैंक में उतारा। केमिकल युक्त पानी और जहरीली गैस की आशंका के मद्देनजर मजदूर पहले इनकार कर उन्होंने दिया, लेकिन ज्यादा पैसे की लालच देखकर सेफ्टिक टैंक में उतर गए। सबसे पहले अमित और रोहित टैंक में उतरे और थोड़ी ही देर में बेहोश हो गए। उन्हें बचाने के लिए 6 और साथी संजीव, मुकेश, अजय, राजपाल, सूरज और अर्पित भी टैंक में उतरे, लेकिन सभी गैस की चपेट में आ गए। महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचने पर संजीव पाल, हिमांशु सिंह, रोहित पाल और अर्पित यादव को मृत घोषित कर दिया गया। अजय चौहान और राजपाल को RUHS अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अमित पाल और सूरज पाल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। फैक्ट्री में ज्वेलरी रिफाइनिंग के दौरान गिरने वाले सोने चांदी के महीन कण टैंक में जमा हो जाते हैं और इन्हीं की रिकवरी के लिए हर साल टैंक की सफाई करवाई जाती है। सुरक्षा इंतजाम नदारद थे। मजदूरों के पास न मास्क था, न ऑक्सीजन सपोर्ट था और न ही गैस डिटेक्टर्स था। तो जयपुर से खबर, जहां सेप्टिक टैंक में उतरे 4 लोगों की मौत हो गई। जहरीली गैस की वजह से मजदूरों की मौत हो गई, 2 लोग बेहोश हो गए। जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया की यह घटना है। अचल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में बने सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए मजदूर उतरे थे और हादसे के पीछे मजदूरों को लालच और दबाव में उतारना सामने आ रहा है। सेप्टिक टैंक 10 फीट गहरा था। आरोप है कि कंपनी ने मजदूरों को अतिरिक्त भुगतान का लालच देकर टैंक में उतारा। केमिकल युक्त पानी और जहरीली गैस की आशंका के मद्देनजर मजदूर पहले इनकार उन्होंने कर दिया, लेकिन ज्यादा पैसे की लालच सेप्टिक टैंक में वो उतर गए। सबसे पहले अमित और रोहित टैंक में उतरे और थोड़ी ही देर में बेहोश हो गए। उन्हें बचाने के लिए 6 और साथी संजीव, मुकेश, अजय, राजपाल, सूरज और अर्पित भी टैंक में उतरे, लेकिन सभी गैस की चपेट में आ गए। महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचने पर संजीव पाल, हिमांशु सिंह, रोहित पाल और अर्पित यादव को मृत घोषित कर दिया गया है। अजय चौहान और राजपाल को RUHS अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अमित पाल और सूरज पाल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। तो होता यह है कि फैक्ट्री में ज्वेलरी रिफाइनिंग के दौरान गिरने वाले सोने चांदी के जो महीन कण होते हैं वो टैंक में जमा हो जाते हैं और उसके बाद इन्हीं की रिकवरी के लिए हर साल टैंक की सफाई करवाई जाती है। सुरक्षा इंतजाम नदारद थे। मजदूरों के पास न मास्क था, न ऑक्सीजन सपोर्ट था और न ही गैस डिटेक्टर्स थे, जिसकी वजह से 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। दम घुटने से मजदूरों की मौत हो गई। जहरीली गैस की वजह से युवक बेहोश हो गए। जयपुर के सांगनेर सदर थाना इलाके की ये पूरी घटना जो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए सेप्टिक टैंक में मजदूरों की मौत, सवाल क्या है? सवाल यह है कि मशीन की जगह मजदूरों से सफाई आखिर क्यों कराई जाती है? जब टेक्नोलॉजिकली हम इतने एडवांस हो रहे हैं तो आज के युग में भी क्यों मजदूरों को नीचे भेजा जाता है? दूसरा सवाल जो बनता है वो ये है कि जब मजदूरों ने मना किया तब उन पर दबाव क्यों दिया गया? भीषण गर्मी में दिन में मजदूरों को क्यों आखिर उतारा गया? क्या ये काम बाद में नहीं हो सकता था? अगर मजदूरों को उतारना ही था तो क्या ये बाद में नहीं हो सकता था? इस प्रचंड गर्मी में जहां 45, 46, 47, 48 डिग्री सेल्सियस पारा जा रहा है, तापमान जा रहा है, तो फिर आखिर इस प्रचंड गर्मी में उनको क्यों उतारा गया? ये कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत सवाल हैं जिन पर प्रशासन को जवाब देने की बहुत आवश्यकता है। जब मजदूरों ने मना किया तो आखिर ऐसा उनके साथ क्यों किया गया? भीषण गर्मी में दिन में मजदूरों को क्यों नीचे उतारा गया? सोने चांदी की लालच में ये मौत का खेल आखिर कब तक चलेगा? मशीन की जगह मजदूरों के सफाई क्यों की जा रही है? आज हम टेक्नोलॉजिकली अपने आप को एडवांस बताते हैं। हम कहते हैं कि हम 2025 के युग में आ चुके हैं, जहां पर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं। फिर भी मजदूरों को हम क्यों नीचे उतारते हैं सेप्टिक टैंक में? उतनी प्रताड़ना उनको क्यों सहना
पड़ता है। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, वीरेंद्र शेखावत। वीरेंद्र, क्या ये पूरा मामला है और प्रशासन इस पर क्या कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए आपको आदित्य बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो ये पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद से जो है लोकल प्रशासन है उसके ऊपर भी सवाल उठने स्टार्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर, ये देर रात की घटना बताई जा रही है जिसके अंदर जो है 8 मजदूरों को जो है एक ज्वेलरी कंपनी के द्वारा जो है सेफ्टी टैंक के अंदर उतारा जाता है और उस दरमियान देखा जाता है कि जो सेफ्टी टैंक के अंदर जो वेस्टेज जाता है, गोल्ड की जो ज्वेलरी बनती है तब उनका जो पाउडर होता है, बारीक जो सोने के कण होते हैं, वो मिट्टी और जो अन्य जो चीजें होती हैं उनके साथ बहकर सेफ्टी टैंक के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं और उनके द्वारा जब उस सेफ्टी टैंक की सफाई की जाती है तो उस दरमियान जो है जैसे ही 8 मजदूरों को अंदर उतारा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे उस मिट्टी और जो गंदा जो केमिकल रहता है उसके माध्यम से जो है उन गोल्ड के जो बारीक कण रहते हैं उनको छलनी के माध्यम से छानने का काम है उन मजदूरों के द्वारा किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उन मजदूरों को उस सेफ्टी टैंक के अंदर उतारा गया, ना ही उनके पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट थे। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर मजदूरों के, मृतक जो मजदूर हैं उनमें 4 मजदूरों की मौत हो जाती है, जबकि 2 है जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं और जो डेड बॉडीज हैं वो महात्मा गांधी हॉस्पिटल के मोर्चरी के अंदर रखवाए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि जिस ठेकेदार के द्वारा जो ये पूरा कार्य करवाया जा रहा था, वो ठेकेदार जो कह सकते हैं कि उसका एक भाई भी जो इस मृतक के अंदर है। और आप देखिए कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है। ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। अलवर से बड़ी खबर आ रही है, पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटरों पर छापा पड़ा है। मेडिकल विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। रजिस्ट्रेशन नियमों की हुई है जांच। दुकान बंद कर भागे कई लैब संचालक। 5 पैथोलॉजी लैब पर नहीं मिले डॉक्टर। सीएमएचओ ने जांच कर रिपोर्ट भेजने के आदेश दे दिए हैं। अलवर के खेड़नी में सरकारी अस्पताल के पास चल रही पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटरों पर सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मेडिकल विभाग की टीम द्वारा बिल्कुल एक औचक निरीक्षण किया गया और जांच की गई। सीएमएचओ टीम द्वारा इनके रजिस्ट्रेशन नियमों की पालना संबंधित जांच की गई, जिसके चलते कई लैब संचालक दुकान बंद कर भाग गए। 5 पैथोलॉजी लैब पर डॉक्टर्स नहीं मिले। इन सेंटरों पर मिली रिपोर्ट और दस्तावेज जब्त किए गए। मुदित गौड़ हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। मुदित, क्या ये पूरा मामला, लेटेस्ट अपडेट इस पर क्या? जी बिल्कुल, खेरली क्षेत्र का ये मामला है। खेरली कस्बे में ये जो सरकारी हॉस्पिटलों के आसपास जो अवैध रूप से लैब चल रही थी, उन लैबों की इसमें सीएमएचओ द्वारा एक टीम भेज करके जांच कराई गई। और जांच में ये जो पूरी लैब थी, इनमें कई जगहों पर डॉक्टर नहीं मिले और किसी तरह के कोई इनके पास प्रमाण पत्र नहीं मिले, जिसके बाद इनको वहां से सील किया गया। लेकिन जैसे ही एक सेंटर पर कार्रवाई हुई, उसके बाद कई सेंटर वहां से अपनी दुकानें बंद करके भाग गए। और उसके बाद विभाग की जो जांच है वो लगातार जारी है और इस जांच के आधार पर ये जो जितनी भी वहां पर अवैध रूप से लैब चल रही है, उन लैबों पर कार्रवाई की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और वहां पर सभी को नोटिस चस्पा किए गए हैं कि वो किस तरह से लैब चला रहे हैं, क्या अनुमति के साथ चला रहे हैं, वो सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। और जो एक्सपर्ट्स होने चाहिए उनके रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं। जी ठीक है मुदित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और बीसीएमओ का क्या कुछ इस पर कहना है, आइए आपको अब वो सुनवाते हैं। देखिए, अभी सीएमएचओ साहब का आज खेड़नी क्षेत्र में औचक निरीक्षण हुआ, जिसमें काफ़ी टाइम से मिल रही अवैध लैब और झूला छाप डॉक्टरों के यहाँ पर काफ़ी शिकायतें वहाँ पहुँची हैं, जिसके अनुसार बॉस ने आज अपने यहाँ कलेक्टर साहब के ऑर्डर पे और अपने खुद की एक टीम गठित करके, जिसमें बीसीएमओ साहब, मैं, पीएमओ उप जिला चिकित्सालय खेड़नी, डिप्टी सीएमएचओ साहब और उनकी अन्य टीम जो मेडिकल टीम थी, उसने आज अपने क्षेत्र के जो ये विभिन्न लैब चल रही हैं उनमें से काफ़ी लैबों का निरीक्षण किया, जिसमें उन्हें कई जगह डॉक्टर्स नहीं पाए गए, कई जगह एलटीज नहीं पाए गए, जिसका उन्होंने एक फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार करके बीसीएमओ साहब को तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने के निर्देश प्रदान किए गए तथा हाथ के हाथ ही डॉक्टर ना मिलने पर, एलटी ना मिलने पर उन दुकानों को बंद कराने के आदेश दिए। और देखिए, किराने की दुकान पर कक्षा 10 की कॉपियां जांचने के मामले में एनडीटीवी खबर का बड़ा असर हुआ है। मामले में शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल कुमार शर्मा ने यह आदेश जारी किया।
आपको मैं भी बताना चाहेंगे कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोट के वरिष्ठ अध्यापक और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बड़ी के शिक्षक प्रदीप कुमार शर्मा सस्पेंड किए जा चुके हैं। कॉपियां जांचने का वीडियो वायरल होने के बाद एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसका असर यह हुआ कि अब इस मामले में 2 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। लापरवाही बरतने पर शिक्षा विभाग ने 4 टीचर्स को सस्पेंड किया। बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांच में गड़बड़ी पर लिया गया है ये एक्शन। प्रदेश के 4 शिक्षकों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने ये आदेश जो है वो जारी किया है। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए हैं आदेश। कोटा में गैंगरेप से सनसनी चलती कार में युवती से गैंगरेप। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों ने युवती को कार में शहर भर में घुमाया। चलती कार में ये गैंगरेप किया गया। आरोपियों के चंगुल से भागकर पुलिस तक पहुंची पीड़िता। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। तो कोटा में गैंगरेप का मामला सामने आया। महावीर नगर थाने क्षेत्र में एक युवती के साथ चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया है। और आपको बता दें, पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार आरोपी युवती को बहला फुसला कर कार में बैठाकर शहर के अलग अलग इलाकों में ले गए और चलती कार में उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर पुलिस के पास पहुंची और मामला दर्ज करवाया। महावीर नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को डिटेन कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गंगापुर से बड़ी खबर आ रही है। चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। अज्ञात कारणों से आग का गोला बनी कार। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद कार में जो ब्लास्ट है वो देखने को मिला। सालौदा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। सूरतगढ़ पुलिस और डीएसटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया। पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब की 1415 पेटियां बरामद हैं। हुई हैं 1 करोड़ बताई जा रही है पकड़ी गई शराब की कीमत। डीएसटी की पिछले 10 दिन में 7वीं बड़ी कार्रवाई है। पकड़ा गया ड्राइवर गुजरात लेकर जा रहा था शराब से भरा ट्रक। डीएसटी के विद्यानगर की सूचना पर दिए गए कार्रवाई को अंजाम। श्रीगंगानगर में अब तक सबसे बड़ा अवैध शराब का ये जो है सीजर देखने को मिला है। डीएसटी के सुरेंद्र जानी, निर्मल, पवन, रविंद्र, मोद अबिद रहे टीम में। तो श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। जयपुर सेंट्रल जेल से बिंदास फिल्मी कहानी सामने आई है। हत्या और रेप जैसे केस में बंद कैदी जेल से बाहर होटलों में मौज करते दिखाई दे रहे हैं। कहने को ये कैदी इलाज के नाम पर निकलते थे, लेकिन मंजिल कुछ और ही होती थी। अब बात खुल गई है तो पुलिस के साथ साथ जेल प्रशासन, सरकारी अस्पताल सबके सब सवालों में घिर गए। बहाना इलाज का, लेकिन कारनामा कुछ और। जयपुर सेंट्रल जेल के ये कैदी फुल मौज मस्ती करते रहे। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इस काम में इनकी मदद कोई और नहीं बल्कि पुलिस वालों ने ही की। ये जेल से इलाज के बहाने बाहर निकलते थे। फिर इनका ठिकाना एसएमएस अस्पताल नहीं बल्कि होटल्स होते थे, जहां इन्हें मिलती थी वीआईपी ट्रीटमेंट। ऐश, मौज और बहुत कुछ। फिलहाल 13 लोग इस मामले में हत्थे चढ़े हैं, जिनमें 5 खुद पुलिस वाले हैं, जबकि 4 कैदी और 4 उनके परिजन या जानने वाले हैं। देखिए, पुलिस में तो जो पूरी गार्ड ही हम गिरफ्तार कर चुके हैं। बाकी जो लोग हैं उसमें अस्पताल प्रशासन के लोग हैं निश्चित रूप से, जेल के भी लोग हैं, क्योंकि बिना जेल के कर्मचारियों की मिलीभगत के संभव नहीं है कि कोई बाहर से कुछ भी अंदर ले जा सके। तो हम दोनों ही पॉइंट्स पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जेल के सिक्योरिटी सिस्टम पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से जेल में सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच किया गया है। केवल इस पॉइंट पर नहीं कि वहाँ से आने के बाद में कैदी यहाँ वहाँ जा रहा है और जेल की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है। इसके अलावा मेन पॉइंट ये है कि जो माल वो अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, बिना प्रॉपर चेकिंग के जेल में अंदर कोई नहीं जा सकता। और अगर उन्हें इस बात का पूरा आश्वासन था कि आप मोबाइल अंदर ला सकते हैं, तो उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, तभी ऐसा हो सकता है। दाल में काला नहीं, बल्कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है।
जाहिर है जब बात बाहर आ गई है तो जवाबदेही तो आला अधिकारियों पर ही आती है। कहते हैं कि कैदियों के आतिथ्य के इस खेल में पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था। जेल प्रशासन, अस्पताल के अधिकारी और पुलिस, सबको पता था, लेकिन फिर भी सब चल रहा था। जांच शुरू हो गई है। कई सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। मसलन ये कि ये पूरा खेल कब से चल रहा था, जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचे, कैदी होटल तक कैसे गए। अनुमान है कि एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कैदियों की ये जो पार्टी चल रही थी उसमें क्या क्या होता था। शराब पार्टी, रात्रि भोज, परिजनों से मुलाकात और हाँ, महिला मित्रों से भी मुलाकात। जयपुर सेंट्रल जेल से इलाज के बहाने पहले एसएमएस अस्पताल और वहां से अय्याशी के लिए कैदियों को जिन 2 होटलों में ले जाया गया था, उनमें से एक होटल ये जालूपुरा का सिंधी कैंप इलाके में होटल सिद्धार्थ है। और इसी होटल के बारे में जानकारी है कि यहाँ पर 4 कैदियों को लाया गया था। बाकायदा उनके साथ पुलिस वाले भी थे और ये सारी बुकिंग जो है पहले से तय कर ली गई थी और इस दौरान उनकी महिला मित्र भी यहाँ पर थी, इस तरह की जानकारी है। और ये दरअसल पूरा प्लान पहले से था। दूसरा जो होटल है वो एयरपोर्ट के पास होटल जो है बेला खासा बताया जा रहा है। उस होटल में जो एक बंदी है उसका भाई वहां पर था, 45,000 रुपए के साथ उसको पकड़ा है। आप समझिए कि कैसे पहले 1 महीने पहले प्लानिंग बनती है, एलर्जी के नाम से दवा दिलाने के नाम पे कहें, उपचार के बहाने कहें, एसएमएस अस्पताल लाया जाता है, वहां पर पूरा सिस्टम मैनेज होता है। अस्पताल प्रशासन है, जयपुर पुलिस के वो चालानी गार्ड हैं, पुलिसकर्मी हैं और पूरा एक तरीके से तंत्र जो है उन कैदियों को जेल से बाहर निकालने और अय्याशी करवाने में मदद कर रहा था। ये कैदी मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थे, यानी जेल की चारदीवारी के बाहर खुली आजादी। सोचिए ये कितने बेखौफ थे। हद तो ये कि एक कैदी रफीक की पत्नी होटल में चरस और मोबाइल लेकर आई थी। चरस को जेल में मुंहमांगी कीमत पर बेचने की योजना थी। जिन कैदियों की ये मौज मस्ती चल रही थी उनकी प्रोफाइल भी जानना जरूरी है। रफीक हत्या के मामले में जेल में बंद है। भंवर यादव नाम का कैदी रेप के मामले में जेल में है। अंकित और करण पर धोखेधड़ी का केस है, जो माननीय पुलिस वाले कैदियों की मदद करने पर नपे हैं। वे सुरेश कुमार, मनोज कुमार, दिनेश कुमार, अमित और विकास हैं। लेकिन ये 5 तो शायद छोटे मोहरे होंगे। इस पूरे खेल में बड़े खिलाड़ी ना हो ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा था वो खेल साधारण नहीं लगता। जयपुर से एनडीटीवी के लिए रिपोर्ट। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश व्यापी आह्वान पर सीकर जिला मुख्यालय से सैकड़ों शिक्षकों ने जयपुर कूच किया। अपनी लंबित 11 सूत्री मांगों को लेकर पैदल जयपुर कूच किया गया है। आगामी 1 जून को सभी शिक्षक जयपुर पहुंचेंगे और 2 मई को महापड़ाव किया जाएगा। अगर फिर भी सरकार शिक्षकों की लंबित मांगे नहीं मानती हैं तो शिक्षक संघ की ओर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि शिक्षकों के सभी वर्गों के स्थानांतरण नीति लागू करने, ओपीएस लागू करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा कर प्रदेश में इस पर रोक लगाने की मांग और शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती करने सहित अन्य 11 सूत्री मांगों को लेकर कुछ किया। ओर से आज सीकर से जयपुर पैदल कूच किया जा रहा है। वही बता दूं, आज राजस्थान शिक्षक संघ के सैकड़ों जो है शिक्षक है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो है शिक्षक बड़ी संख्या में नारेबाजी करते हुए अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आज जो है सीकर से जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। और 11 सूत्री मांगों को लेकर ही इन्होंने पहले भी सरकार को चेताया था। इनकी जो 11 सूत्री लंबित मांगे हैं उन्हीं को लेकर के आज ये सीकर से जयपुर के लिए रवाना। हमारे साथ जो है कुछ शिक्षक संघ शेखावत के नेता भी है, इनसे भी हम जानेंगे क्या जो भाई साहब मांगे हैं, किस मांग को लेकर के जयपुर कूच हुआ है। आज जो हमारी मांग है वो सिर्फ शिक्षकों के अधिकार और भत्तों की लड़ाई नहीं है, इसके साथ हम सार्वजनिक शिक्षा किस तरह बचे ये हमारी लड़ाई है। हमारे राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक पूरे राजस्थान के संभाग मुख्यालयों पे शिक्षक चेतना और जन चेतना के रूप में सार्वजनिक शिक्षा को किस तरह बचाया जाए, इसके लिए एक अभियान के रूप में लिया गया।
देखिए, ये जो आज का आंदोलन है ये सर्वहिताय आंदोलन है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है। शिक्षकों के द्वारा ये प्रदर्शन है और प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पे ये आंदोलन शिक्षक कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें सरकार अपनी मनमानी कर रही है और ये जो सार्वजनिक सेक्टर है इसको बंद करने की, उसको तहस नहस करने का सरकार का इरादा है। तो शिक्षकों ने ये ठान लिया है कि अब ये हम नहीं होने देंगे और इसके मुख्य मुद्दे हैं इस आंदोलन के। सबसे पहले इसमें आता है कि तृतीय श्रेणी जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र हो और ट्रांसफ़र भी एक पॉलिसी के तहत हो, ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए उसके तहत हो और डीपीसी जो नहीं हो रही है वो हो, रिक्त पद हो तो वहाँ इनको ट्रांसफ़र किया जाए और नई शिक्षा नीति जो है 2020 उस पर पुनः समीक्षा किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसका दूरगामी परिणाम है वो शिक्षक समाज और अभिभावक समझ नहीं रहा है। तो ये शिक्षकों का दायित्व है कि वो उनको समझाए और सरकार को चेताए कि इस शिक्षा नीति में पुनः समीक्षा करें और इसको रद्द करें। ये थे शिक्षक जिन्होंने कहा है कि यहाँ से जो कूच किया गया है और पूरे प्रदेश से शिक्षक 2 तारीख को महापड़ाव जयपुर में करेंगे। सरकार अगर सार्वजनिक शिक्षा को बचाने की मुहिम अगर चलाती है या सार्वजनिक शिक्षा को बचाती है या जो निजीकरण है उस पर वापस समीक्षा करती है तो ये अपना आंदोलन वापस लेंगे, वरना इनकी 11 सूत्री जो मांगे हैं ओपीएस सहित अन्य जो मांगे हैं वो अगर सरकार नहीं मानती है तो बड़ा आंदोलन शिक्षकों की ओर से पूरे प्रदेश में किया जाएगा, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सदर थाना चौराहे के पास अशोकनगर में हाउसिंग बोर्ड के आवासीय काम को रुकवाने के लिए बीएपी नेता फिर से मौके पर पहुंच गए। बीएपी नेता हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों और पुलिस के साथ नोकझोंक करने लगे। इस पर पुलिस अधिकारियों ने काम में बाधा नहीं डालने के लिए चेतावनी दी। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में ही इस काम को चालू करवाया गया। हाउसिंग बोर्ड की ओर से शहर के सदर थाना चौराहे के पास आवासीय योजना के तहत कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन बीएपी नेताओं ने इस जमीन को आदिवासियों का बताकर 2 दिन पहले काम रुकवा दिया था। बीएपी के राष्ट्रीय सदस्य कांतिलाल रोत ने हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों के साथ गाली गलौज करते हुए धमकियां दी, जिसके बाद हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी फिर से काम करना शुरू कर दिए। हाउसिंग बोर्ड की ओर से कोतवाली थाने में राज्यकार में बाधा की रिपोर्ट दी गई। थाना अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट पर बीएपी के राष्ट्रीय सदस्य कांतिलाल रोत, जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत, सुरेश रोत, शांतिलाल, अशोक कुमार, उसकी पत्नी, उसकी मां और अन्य 4 लोगों के खिलाफ राज्यकार में बाधा का केस दर्ज किया जा चुका है। खबर जयपुर से है। प्रदेश की गौशालाओं में सुधार को लेकर सोमवार को पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम गुमावत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में गोपालन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में गौशालाओं को समय पर अनुदान देने, गौशालाओं की भूमि पर बने अतिक्रमण हटाने, गौ तस्करी कानून को और अधिक सख्त बनाने जैसी कई मांगों पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा हम आपको बताएं, गौशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ऑर्गेनिक खाद का जो है विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से करवाने, गौ अर्क की बिक्री आयुर्वेद विभाग के माध्यम से करवाने के लिए उचित व्यवस्था कराने की बात कही गई। जोराराम कुमावत ने बताया है कि गौशालाओं में व्यवस्थाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जिला और राज्य स्तरीय कमेटियों में 2 सदस्य शामिल करने के लिए प्रस्ताव पर राज्य स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को समय पर अनुदान की राशि मिले, इसके लिए वार्षिक कैलेंडर बनाया जाएगा। अभी एक जैसे जोधपुर संभाग है, वहाँ पे ज्यादातर डॉक्टरों के पद खाली है और वहाँ पशुधन सहायकों के भी पद खाली है। तो वहाँ की जो व्यवस्था के संचालन के लिए वैसे तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि हम 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे और उसी के तहत हमारे विभाग ने भी 1100 डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2540 एलएसए की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 6433 पशु परिसर की परीक्षाएं पूरी हो गई है और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं। तो इस तरह से भर्ती की स्थायी भर्ती की प्रक्रिया भी चालू है। लेकिन जो पद अभी खाली है उन खाली पदों को भी जैसे नहीं भरे तो वहाँ पूरा का पूरा एरिया है वो पशुपालन से जुड़ा हुआ है, वहाँ समुचित रूप से उपचार नहीं मिल रहा है। खबर जोधपुर से है, जहां रविवार को लूड़ी में एक कांस्टेबल को डंपर से कुचलने के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने इस मामले में अब तक सरपंच पति सहित 4 जनों को पकड़ लिया है। वहीं डंपर और एस्कॉर्ट करने वाली कार भी जब्त की जा चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि रविवार सुबह लूनी पुलिस की टीम खेजरली काला इलाके में अवैध बजरी खनन परिवहन रोकने के लिए नाकेबंदी कर रही थी और इसी दौरान पुलिस ने एक डंपर का पीछा किया। पुलिस टीम ने सड़क पर डंपर खाली होते हुए देखा तो रोकने की कोशिश की और इस ड्राइवर ने डंपर को तेजी से टर्न कर लिया। इस दौरान कांस्टेबल सुनील खिलेरी पिछले पहिए से कुचले गए। घायल कांस्टेबल अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। जानकारी के अनुसार डॉक्टर ने घायल कांस्टेबल का ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन अभी भी कांस्टेबल की हालत नाजुक ही बताई जा रही है। जालौर जिले के बिशनगढ़ पुलिस ने शादी करवाने के बहाने लाखों रुपए और चांदी के जेवरात ठगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शादी तय करने का झांसा देकर पीड़ित से 4.5 लाख रुपए और 700 ग्राम चांदी के गहने झड़प लिए थे, जिसमें पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार इस संबंध में एसपी ज्ञानचंद्र यादव के निर्देशानुसार जिले भर में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में थाना बिशनगढ़ के थानाधिकारी निम्ब सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसने यह कार्रवाई की और गुजरात से आरोपी को गिरफ्तार करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे धोखाधड़ी के मामले में कड़ी कार्रवाई ही की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के हाईवे और सुनसान रास्तों पर लूटपाट करने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जबकि 2 बाल अपचारियों को भी डिटेन किया। ये आरोपी बांसवाड़ा शहर समेत आसपास के इलाके में बाइक, मोबाइल और चांदी के आभूषण लूटने के वारदातों में शामिल थे। इनके कब्जे से लूटी गई बाइक और चांदी का कड़ा बरामद किया गया है। इसके अलावा आरोपियों ने और भी कई छोटी मोटी चोरियां, ग्रामीणों के साथ मारपीट जैसी वारदातों जो वारदात वो करते थे उसको भी कबूल लिया है। पुलिस अब आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। राजसमंद जिले के साइबर थाना ने साइबर ठगी के एक महत्वपूर्ण मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आपको बताएं 74,600 रुपए की राशि पीड़ितों को वापस दिलवाने में सफलता हासिल की है। बता दें कि भीम थाना क्षेत्र के गांव लालपुरा के निवासी तेजमल प्रजापत द्वारा थाने में एक मामला दर्ज करवाया गया था कि उनकी मां और एक परिचित ने अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के लिए गांव के ई मित्र सेंटर पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट दिए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।